हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड की क्लास में सामाजिक विचारक प्रश्न पत्र पढ़ाऊंगी। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने दुर्खीम के श्रम विभाजन का टॉपिक शुरू किया था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसे कंप्लीट करेंगे। श्रम विभाजन का प्रकार्य, आज का हमारा टॉपिक आप नोट कर लीजिए। श्रम विभाजन का प्रकार्य नवीन समूहों का निर्माण व उनकी एकता है। दुर्खीम ये मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार्य समाज के अस्तित्व से संबंधित किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है, नए नए व्यावसायिक एवं सामाजिक समूह जन्म लेते हैं। इन विभिन्न समूहों के मध्य एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकते। अतः विभिन्न समूहों के मध्य एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है और श्रम विभाजन का कार्य इसी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है, जीवन की दशाएं और आवश्यकताएं बदलती हैं, तो नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक सामाजिक आवश्यकता है और उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। दुर्खीम के अनुसार ये दोनों कार्य श्रम विभाजन द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कानून व एकता। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है। एकता एक नैतिक तथ्य है जिसका अवलोकन एवं परीक्षण प्रत्यक्ष तरीकों से किया जा सकता है। वैधानिक कानून के अध्ययन के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप और समझ सकते हैं। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होंगे, समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। समाज की कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतने ही प्रकार की होती है। दुर्खीम ने प्रमुख रूप से दो प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। पहला दमनकारी कानून। ये सार्वजनिक कानून होते हैं जो कि व्यक्ति एवं राज्य के संबंधों का नियमन करते हैं। इसमें व्यक्ति की बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। दमनकारी कानून भी दो प्रकार के होते हैं। दंडकारी कानून, जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने, स्वतंत्रता का हनन करने से है। दूसरा है व्याप्त कानून, जो कानून नैतिकता के आधार पर संपूर्ण समूह में व्याप्त होते हैं। प्रतिकारी कानून हमारा अगला टॉपिक है। पहला था दमनकारी कानून, दूसरा है प्रतिकारी कानून। प्रतिकारी कानून का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना है। इसके अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। दमनकारी कानूनों द्वारा जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खीम यांत्रिक एकता कहते हैं। प्रतिकारी कानूनों द्वारा जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है दुर्खीम उसे सावयवी एकता कहते हैं। अब हम शुरू करेंगे सावयवी एकता की अवधारणा। सावयवी एकता क्या है? सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खीम का एक अनुपम योगदान है। इनका कहना है कि समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। यह एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता के अंग हैं। दुर्खीम स्पष्ट करते हैं कि समाज में दो प्रकार की एकता के रूप जन्म लेते हैं। पहला है यांत्रिक एकता, दूसरा है सावयवी एकता। अब यांत्रिक एकता क्या है, पहले इसका अध्ययन हम कर लेते हैं। सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। समूह के सदस्यों में पाई जाने वाली समानताएं इस एकता का आधार हैं। इन समाजों में लोगों की परिस्थितियों, भूमिकाओं, विचारों, विश्वासों और जीवन शैलियों में मानसिक, सामाजिक और नैतिकता में समानता पाई जाती है। सरल, आदिम व प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, लगभग समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत, धर्म का नियंत्रण और दबाव होता है। अब यांत्रिक समाज की विशेषताएं नोट कर लीजिए। पहली है अभेदीकृत या भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक समाज के अंतर्गत आदिम समाज या ग्रामीण समाज आते हैं। इन समाजों में आयु, लिंग, आनुवंशिकता के आधार पर गैर बराबरी पाई जाती है, किंतु आर्थिक विषमता का भयंकर रूप नहीं पाया जाता।
इन समाजों में भूमि व्यक्तिगत नहीं होती, वरन संपूर्ण समाज की सामूहिक संपत्ति होती है। गांव या कबीले का मुखिया आनुवंशिकता के आधार पर दूसरों से ऊंचा होता है। निर्णय पंचायतों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे गांवों में मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी क्षेत्रों में एकरूपता पाई जाती है। उनके विश्वासों, व्यवहारों, मतों में समरूपता पाई जाती है। परंपरा ऐसे समाजों में एकरूपता उत्पन्न करती है। ऐसे समाजों में व्यक्तिवाद का अभाव पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति का द्वैतिक स्थान। यांत्रिक समाज वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों, संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। समाज का कोई भी सदस्य इनमें शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह एक समाज को चुनौती दे रहा है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये व्यक्ति व समय के ऊपर है। नंबर 3, सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों व संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी सदस्य इसमें शंका उठाता है तो इसका तात्पर्य है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। चौथा पॉइंट है दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। समाज के विश्वासों और संवेगों में समाज के प्रत्येक सदस्य की भागीदारी होती है। जब समाज का कोई भी व्यक्ति इनमें शंका उठाता है तो इसका अर्थ है कि वह समाज को चुनौती दे रहा है जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। सामूहिक चेतना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यह व्यक्ति और समय के ऊपर है। पॉइंट 5, दमनकारी कानून की प्रधानता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून की प्रधानता पाई जाती है। दमनकारी कानून का उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और समाज ऐसे व्यक्ति को दंड देता है। दमनकारी कानून का उद्देश्य व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। अगला पॉइंट है हमारा छठा पॉइंट, नैतिकता। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। यद्यपि यांत्रिक व सावयवी दोनों प्रकार के समाजों में नैतिकता के धरातल पर ही समाज खड़े होते हैं, किंतु सावयवी समाजों में नैतिकता कमजोर हो जाती है। यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर ही अपनी सुदृढ़ता व नियंत्रण को समाज बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना 7th पॉइंट, सजातीयता। यांत्रिक समाजों में सजातीयता कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। जनमत का अधिक महत्व होता है। जनमत की एक रूपता भी समाज में सुदृढ़ता स्थापित करती है। अगला पॉइंट है 8वां, राजनीतिक जीवन। यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड व सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने, उसे लागू करने एवं कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देने का कार्य करता है। समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है, अतः आम सभा में ही इन्हें निपटाया जाता है। 9th पॉइंट है आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाज में अर्थव्यवस्था भरण पोषण वाली होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति भी इन समाजों में कठिनाई से ही होती है। इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में भी परिवार व समुदाय के सभी लोग भाग लेते हैं। वर्गों का अभाव पाया जाता है व संपत्ति सामूहिक होती है। लास्ट पॉइंट है 10वां, धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है। टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन होता है। इस प्रकार आज आपने अध्ययन किया यांत्रिक समाज की विशेषताएं। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सावयवी एकता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।